बेहतर आत्मविश्वास। क्या आप नकारात्मक सलाहों से जल्दी से विक्षिप्त हो जाने वालों में से हैं? बेहतर आत्मविश्वास के इस छोटे से सबक का अनुसरण करें। हेनरी वॉर्ड बीचर जब स्कूल में पढ़ता था, उसने आत्मविश्वास का ऐसा सबक सीखा जो वह कभी नहीं भूला। उसे पूरी कक्षा के सामने कविता पाठ के लिए बुलाया गया। उसने शुरू ही किया था जब उसकी टीचर ने उसे टोका और चिढ़कर कहा नहीं। उसने दोबारा से शुरू किया, मगर टीचर फिर से चीखी नहीं। शर्मा कर हेनरी बैठ गया। अगला लड़का उठा और शुरू हुआ ही था जब टीचर चिल्लाई नहीं, मगर ये लड़का रुका नहीं जब तक कि उसने पूरा कविता पाठ खत्म नहीं कर लिया। जब वो बैठा, टीचर ने कहा बहुत बढ़िया। हेनरी चिढ़ गया। उसने शिकायती लहजे में कहा मैंने भी तो ऐसे ही किया था, मगर उन्होंने जवाब दिया सिर्फ सबक जानना ही जरूरी नहीं है, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। जब तुमने मुझे तुम्हें रोकने दिया, इसका मतलब था कि तुम पक्के नहीं हो। अगर दुनिया कहती है नहीं तो यह तुम्हारा काम है, कहो हाँ और उसे साबित करो। हेनरी वॉर्ड बीचर 19वीं सदी के एक जानी मानी धार्मिक सभा के पादरी, समाज सुधारक, उन्मूलवादी और प्रवक्ता थे। दुनिया 1000 बार कहेगी नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम बहुत बड़े हो गए हो, नहीं तुम बहुत छोटे हो, नहीं तुम कमज़ोर हो, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं तुम इसके लिए पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं इसके लिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। और हर नहीं जो आप सुनते हैं वो आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा करके जंग लगा देता है, जब तक कि आप हार नहीं मान लेते। हालांकि आज भी दुनिया कहेगी नहीं, मगर आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कहने का हाँ और उसे साबित करें। स्टीव जॉब्स का प्रोत्साहन से भरा भाषण। स्टीव जॉब्स 1955 से 2011 56 एप्पल इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक ने ये कमाल का प्रोत्साहन से भरा भाषण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों को 12 जून 2005 को दिया था। उनके समझदार और विचारशील ख्यालात नीचे हैं। आज जब आप दुनिया की एक सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकल रहे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं कभी कॉलेज में नहीं पढ़ा। सच कहूँ तो किसी कॉलेज से ग्रेजुएट होने का ये मेरा सबसे निकटतम अनुभव है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ। बस कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, केवल 3 कहानियां। पहली कहानी है बिंदु से बिंदु जोड़ने की। पहले 6 महीनों के बाद मैं रीड कॉलेज से निकल गया, मगर और 18 महीने वहाँ आता जाता रहा, जब तक कि मैंने कॉलेज पूरी तरह से नहीं छोड़ दिया। तो मैंने क्यों छोड़ा? शुरुआत मेरे पैदा होने से पहले होती है। मेरी माँ एक जवान बिन ब्याही कॉलेज की छात्रा थी और उन्होंने मुझे गोद देने के लिए सोच लिया था। उन्हें ये बात बहुत लगती थी कि मुझे कॉलेज में पढ़ा हुआ ही कोई गोद ले, इसीलिए मेरे पैदा होने से पहले ही एक वकील दंपत्ति के साथ बातचीत कर ली गई थी। बस मेरे होते ही उन्होंने आखिरी मिनट पर तय किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए मेरे माता पिता, जिनका नाम गोद लेने वाले इच्छुक दंपतियों की लिस्ट में अगला था, को आधी रात को फ़ोन करके कहा गया एक बच्चा है, लड़का, क्या आप लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा ज़रूर। मेरी पैदा करने वाली माँ को बाद में पता चला कि मेरे माता पिता दोनों कभी कॉलेज से नहीं पढ़े। उन्होंने आखिरी समय पर गोद देने का कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों के बाद जब उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ज़रूर किसी दिन कॉलेज जाऊँगा, तब वह मानी और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। मगर नादानी में मैंने वो कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे नौकरी पेशा माँ बाप की सारी जमा पूंजी मेरी फीस में निकलने लगी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और वो खोजने में कॉलेज कैसे मेरी मदद करेगा। और मैं यहाँ अपने माता पिता की ज़िंदगी भर की कमाई खर्च कर रहा था। इसीलिए मैंने निकल जाने का तय किया, इस विश्वास के साथ कि सब ठीक होगा। उस वक्त बहुत डर लग रहा था, मगर अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है वो मेरा बेहतरीन निर्णय था। निकलते ही मैंने वो क्लासेस लेना बंद कर दिया जिनमें मेरा मन नहीं लगता था और बस उनमें जाने लगा जिनमें मुझे रुचि थी। सब कुछ गुलाबी नहीं था। मेरे पास सोने को कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं कोक की 50 बोतलें जमा करता था ताकि खाना खरीद सकूं, और मैं हर रविवार शहर से बाहर तक 7 मील पैदल चलता था ताकि हरे कृष्णा मंदिर में हफ्ते का इकलौता अच्छा खाना खा सकूं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। बाद में ये सब जो मैंने अपनी उत्सुकता और मन के अनुसार किया था, मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। जैसे कि रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी
कैलीग्राफी सिखाता था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर दराज का हर लेवल खूबसूरती से लिखा गया था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था और मुझे बाकी क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी करना सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेसेस, अलग अलग अक्षरों के मिलाव के बीच में जगह रख कर लिखना, वो सब जो सुंदर लेखनी को और सुंदर बनाता है, वह सब सीखना शुरू किया। ये सब बहुत खूबसूरत, प्राचीन, कलात्मक और सधा हुआ था, ऐसा कुछ जो साइंस नहीं बांध सकती, और मैं इससे बहुत आकर्षित था। इस सब का मेरी जिंदगी में देखा जाए तो कोई इस्तेमाल करने का प्रावधान नहीं था, मगर 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, ये सब मुझे याद आ गया और हमने मैक में ये सब डिज़ाइन किया। ये पहला कंप्यूटर था ऐसी खूबसूरती लेखनी वाला। अगर उस वक्त कॉलेज में मैंने उस एक कोर्स को नहीं किया होता तो मैक के इतने सारे टाइप फेसेस नहीं होते और कायदे से बराबर जगह छोड़कर लिखी हुई लेखनी नहीं होती। और क्योंकि विंडोज ने मैक से ऐसा का ऐसा नकल कर लिया था, इसीलिए शायद किसी भी निजी कंप्यूटर में यह नहीं है। अगर मैं कॉलेज नहीं छोड़ता तो मैं इस कैलीग्राफी क्लास में कभी नहीं जा पाता और निजी कंप्यूटरों में यह खूबसूरत लेखनी नहीं हो पाती जो अभी है। निश्चिंत ही जब मैं कॉलेज में था तब ये बिंदु जोड़ना मेरे लिए नामुमकिन था, मगर 10 साल बाद मुड़कर देखने पर सब कुछ साफ साफ नजर आता है। दोबारा कह रहा हूँ, आप आगे देखकर बिंदु नहीं जोड़ सकते, आप सिर्फ पीछे देखकर ही उन्हें जोड़ पाते हैं। इसीलिए आपको यह विश्वास रखना होगा कि भविष्य में ये बिंदु जरूर जुड़ेंगे। आपको कुछ चीजों में विश्वास रखना होगा, आपकी अंदर की आवाज, किस्मत, जीवन, कर्म, सब कुछ। इस तरीके ने मुझे कभी निराश नहीं किया है और इसने मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव किए हैं। मेरी दूसरी कहानी प्यार और उसे खोने की है। मैं खुशनसीब था, जिंदगी में जो मैं चाहता था वो मैं जल्दी ही जान गया। वोज और मैं एप्पल की शुरुआत 20 साल की उम्र में मेरे माता पिता के गैराज में की। हमने बहुत मेहनत की और 10 सालों में एप्पल गैराज में हम दोनों से बढ़कर एक $2000 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 मुलाजिम हैं। हमने साल भर पहले अपना बेहतरीन उत्पाद निकाला था, मैकिन्टोश, और मैं 30 साल का हो गया था और फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। कोई आपको आपकी ही कंपनी से कैसे निकाल सकता है? जब एप्पल आगे बढ़ने लगी तो हमने एक ऐसे आदमी को नियुक्त किया जो मुझे लगा था मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत योग्य है, और पहले साल तक चीजें ठीक भी थी, मगर धीरे धीरे हमारे नजरियों में बदलाव आने लगा और हम अलग हो गए। जब यह हुआ तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने उसका साथ दिया, तो 30 की उम्र में मैं वहां से बाहर था, पूरी दुनिया के सामने बाहर। मेरी व्यस्त जिंदगी का जो सारा ध्येय था वो चला गया था और मैं बिखर गया था। कुछ महीनों तक मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। मुझे लगा मैंने पिछली पीढ़ी के व्यापारियों को शर्मिंदा किया है, मानो मैंने रेस में पकड़ाए जाने वाले बैटन मुझे मिलने के वक्त गिरा दिया हो। मैं डेविड पेकॉर्ड और बॉब नायस से मिला, स्थिति इतनी बिगाड़ देने के लिए माफी मांगने के लिए। मैं एक मशहूर आदमी था और मैंने वैली से भाग जाने का सोचा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जो करता था उससे मुझे बहुत प्यार था। एप्पल में जो हुआ उससे वहाँ कोई बदलाव नहीं आया था। मुझे नामंजूर कर दिया गया था, मगर मैं अभी भी प्यार में था। इसीलिए मैंने नई शुरुआत करने का सोचा। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था, मगर बाद में यकीन हुआ कि एप्पल से निकाल दिए जाना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। कामयाब होने के बोझ की जगह नई शुरुआत ने ले ली, जहाँ मुझे आगे का कुछ पता नहीं था। इसने मुझे अपने सबसे कलात्मक समय में जाने की छूट दी। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की कंपनियां शुरू की और एक कमाल की औरत का प्यार पाया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर से दुनिया की पहली कंप्यूटर से बनी हुई एनिमेटेड फिल्म बनी टॉय स्टोरी, और अब यह दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। समय ने ऐसी पलटी खाई, एप्पल ने नेक्स्ट खरीद लिया। मैं वापस एप्पल में चला गया और जो तकनीक हमने नेक्स्ट में तैयार की थी वो अब एप्पल में इस्तेमाल होती है। लॉरेन और मैं साथ में बहुत खुश हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से कुछ भी नहीं होता अगर मुझे एप्पल से निकाल नहीं दिया गया होता। दवाई का स्वाद खराब था, पर शायद मरीज को उसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंटें दे मारती है, भरोसा रखें। मुझे यकीन है कि मैं केवल इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आपको वह ढूंढना होगा जिसे आप प्यार करते हैं। यह काम के लिए उतना ही जरूरी है जितना साथी के लिए। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनता है और अंदर से संतुष्ट रहने के लिए ये जरूरी है कि आप खुद जानते हो कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम
काम तभी होता है जब आप अपने काम से प्यार करते हैं। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है तो खोज जारी रखिए, कम में मत मान जाइए, जैसा दिलों के हर मामले में होता है। जब आपको वो मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और हर महान रिश्ते की तरह यह भी साल दर साल और अच्छा होता जाता है। तो जब तक ना मिले खोजते रहिए, कम में मत मानिए। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप अपना हर दिन इस तरह जिएंगे जैसे वो आपका आखिरी हो तो एक दिन आप जरूर सही होंगे। इसने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह आईने में देखा है और खुद से सवाल किया है, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो क्या मैं वह करना चाहता हूँ जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी कई दिनों तक जवाब मुझे नहीं में मिलता है तो मैं समझ जाता हूँ कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ये याद रखना कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ मेरे लिए अपनी जिंदगी के बड़े नतीजे लेने के लिए एक खास ख्याल साबित हुआ, क्योंकि सब कुछ, सारी बाहरी उम्मीदें, सारा गर्व, हार और शर्मिंदगी, सब कुछ मौत के सामने कुछ नहीं है। जो सबसे जरूरी है बस वही रह जाता है। ये याद रखना कि आप मरने वाले हैं सबसे अच्छा तरीका है कुछ खोने के डर के जाल से बचने का, जो मैं जानता हूँ। आप पहले ही नग्न हैं, इसीलिए क्यों ना अपने दिल की ही सुन ले। साल भर पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें मेरी पैनक्रियाज में एक ट्यूमर साफ दिखाई दे रहा था। मैं ये भी नहीं जानता था कि पैनक्रियाज होती क्या है। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बताया कि यह एक तरह का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और मुझे 3 से 6 महीनों से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने की सलाह दी और अपना सब काम करीने से रख लेने को कहा। जो डॉक्टर तब कहता है जब वह कहना चाहता है कि मरने से पहले तैयारी कर लो। इसका मतलब है अपने बच्चों से कुछ ही महीनों में वह सब कहने की कोशिश करना जो आपने सोचा था अगले 10 सालों में कहोगे। इसका मतलब है हर चीज अपने परिवार के लिए तैयार करके रखना ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो। इसका मतलब लोगों से अलविदा कह ले। मैं अपनी बीमारी की जानकारी के साथ पूरे दिन रहा। उस दिन शाम को मेरी बायोप्सी हुई जिसमें उन्होंने मेरे गले के अंदर एक एंडोस्कोप डाला जो मेरे पेट से होता हुआ मेरी अंतड़ियों तक पहुंचा। उन्होंने मेरी पैनक्रियाज में सुई घुसाई और ट्यूमर सेल निकाली। मैं बेहोश था, मगर मेरी पत्नी जो वहाँ थी ने बताया कि जब उन्होंने वो सेल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि पता चला ये एक ऐसा अनोखे तरह का पैनक्रियाटिक कैंसर था जो ऑपरेशन से ठीक हो सकता था। मेरा ऑपरेशन किया गया और अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना पास मैं और कभी नहीं था और मैं उम्मीद करता हूँ अगले कुछ दशकों तक मैं इतना पास ना जाऊँ। इससे निकल आने के कारण मैं आप सबसे यह उससे और ज्यादा निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जो मैंने आपसे तब कहा था जब मौत एक जरूरी मगर वैद्विक विचार था। मरना कोई नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहाँ पर मर कर नहीं जाना चाहते, मगर फिर भी मौत वो जगह है जहाँ सबको जाना है। इससे कोई नहीं बच पाया है और यही होना चाहिए, क्योंकि मौत अवश्य ही जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है। ये जिंदगी को बदलने वाला एजेंट है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाता है। आज नया आप है, मगर एक दिन जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है आप बूढ़े होंगे और आपकी जगह साफ की जाएगी। नाटकीय होने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर यही सच है। आपके पास समय कम है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद नहीं करे। सिद्धांतों में ना फंसे जो दूसरे लोगों की सोच के नतीजे हैं। दूसरों के ख्यालों की सोच को अपनी अंदरूनी आवाज पर भारी ना पड़ने दे। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अपनी अंदर आवाज की सुनने का हौसला रखें। पता नहीं कैसे उन्हें पहले ही पता होता है आप क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब उसके बाद है। जब मैं जवान था तो एक कमाल का प्रकाशन था जिसका नाम था द होल वर्ल्ड कैटलॉग, जो मेरी पीढ़ी का बाइबल हुआ करता था। इसे स्टीवर्ट ब्रांड नाम के आदमी ने बनाया था जो यहाँ से बहुत दूर नहीं मेलो पार्क में रहता था, और उसने इसमें अपनी कविताओं से जान फूंक दी थी। यह 1960 के आखिर की बात है, निजी कंप्यूटरों और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के पहले की। इसीलिए ये सब टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरों से बनाया हुआ था। ये एक तरह से किताब के रूप में गूगल था। गूगल के आने के 35 साल पहले यह आदर्शवादी था और कमाल के उपकरण और महान ख्यालों से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले और जब वो अपना समय पूरा कर चुका था तो उन्होंने एक आखिरी अंक निकाला। 1970 की बात है, मैं आपकी उम्र का था। उनके आखिरी पन्ने पर गांव की सड़क की सुबह सुबह की एक तस्वीर थी। ऐसी जगह
जगह जहाँ अगर आप शौकीन हैं तो आप खुद घूमने जाना चाहेंगे। उसके नीचे लिखा था, भूखे रहिए बेवकूफ रहिए। ये उनका जाते जाते आखिरी पैगाम था। भूखे रहिए बेवकूफ रहिए। और मैंने अपने लिए हमेशा यही कामना की है और आज जब आप सब ग्रेजुएट होकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, यही कामना मैं आपके लिए करता हूँ। भूखे रहिए बेवकूफ रहिए। चिंताएं। एक बार एक आदमी था जो भगवान से हर समय उसे उसके दुख दर्द और चिंताओं से मुक्त कर देने के लिए प्रार्थना करता था। लंबे अंतराल के बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने भगवान से कहा कि उसकी जिंदगी में बहुत से कष्ट और चिंताएं हैं और वह भगवान से चाहता है कि वे उसे इन सब से मुक्त कर दे। भगवान ने उसे कहा कि कुछ दिनों में वो एक मेला लगा रहे हैं जहां उसके जैसी शिकायत वाले और भी लोग आएंगे और वहां मौजूद लोग एक दूसरे से अपनी तकलीफें बदल सकते हैं। आदमी बहुत खुश हो गया और बेसब्री से आने वाले मेले का इंतजार करने लगा। अगले हफ्ते उसे मेले में आने का निमंत्रण आया और उसने अपनी सारी चिंताएं एक थैले में भरी और वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह देखने लगा कि किसकी चिंताओं का थैला उसके थैले से हल्का हो, मगर वह हैरान रह गया जब कई घंटे लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उससे हल्का तो किसी का थैला नहीं था। शाम होते होते तक उसे एहसास हो गया कि उससे हल्का किसी का थैला नहीं था। तभी उसने देखा कि एक थका हुआ बूढ़ा आदमी दुखों का एक बहुत बड़ा थैला लिए उसकी ओर चला आ रहा है। वो उसके पास आया और बोला कि वो उससे अपना थैला बदलना चाहता है क्योंकि उसका थैला बहुत भारी है। आदमी देख रहा था कि बूढ़ा सच कह रहा है। वो घबरा गया कि बूढ़े की सारी परेशानियां उसके सर आ पड़ेंगी। वो घबरा कर पीछे हट गया और बूढ़े को मना कर दिया और घर की ओर निकल पड़ा। वो समझ गया था कि ऐसा कोई नहीं जिसकी परेशानियां उससे कम हो, बल्कि वह समझ गया था कि कई लोग ऐसे हैं जिनका दुख उससे कई बड़ा है। जब वह मेले से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि हर व्यक्ति अपना ही थैला लिए वापस जा रहा था। कोई नहीं था जिसने अपना थैला किसी दूसरे से बदला हो। अपने सपने संजोएं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोंटी रॉबर्ट्स है, जो सैन प्रिदो में एक घोड़ों का फार्म चलाता है। उसने मुझे अपना घोड़ा खतरे में नवयुवक कार्यक्रम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दिया। जब पिछली बार मैं वहां था तब उसने लोगों से मुझे यह कहकर मिलवाया था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों जैक को अपना घोड़ा इस्तेमाल करने देता हूँ। बात उस कहानी से शुरू होती है जहाँ एक लड़का जो एक जाने माने घोड़ों के ट्रेनर का बेटा था, वो ट्रेनर जो फॉर्म से फॉर्म, रेस क्षेत्र से रेस क्षेत्र, अस्तबल से अस्तबल घोड़ों को सिखाने के लिए घूमता रहता था। नतीजतन लड़के के स्कूल में लगातार रुकावट आती रहती थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसे बड़ा होकर वह क्या बनना चाहता है विषय पर एक पेपर लिखने को कहा गया। उस रात उसने 7 पन्नों का पेपर लिखा कि कैसे वह एक घोड़े के अस्तबल का मालिक बनना चाहता है। उसने तफ्तीश से अपने सपने के बारे में सब बताया और एक 200 एकड़ फार्म का नक्शा भी बनाया जिसमें उसने सारी इमारतों की जगह, फार्म, दौड़ क्षेत्र, सबकी जगह बताई। फिर उसने 4000 वर्ग फुट के घर का नक्शा भी अच्छे से चित्र बनाकर समझाया जो उसने स्वप्न नीले 200 एकड़ फार्म का हिस्सा होगा। उसने पूरे मन से पूरा प्रोजेक्ट किया और अगले दिन अपनी टीचर को दिया। 2 दिन बाद उसे उसका पेपर वापस मिला। पहले पन्ने पर लाल स्याही में एक बड़ा सा फेल लिखा हुआ था और साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था, मुझे क्लास के बाहर मिलो। सपने से भरा वो लड़का क्लास के बाद अपनी टीचर से जाकर मिला और उनसे पूछा, मुझे फेल क्यों किया गया। टीचर ने कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ा सपना है। तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम एक गरीब परिवार से हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। घोड़ों के अस्तबल के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। तुम्हें जमीन खरीदनी होगी, तुम्हें शुरुआती घोड़ों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे और बाद में भारी स्टड फीस देनी होगी। तुम ये सब किसी तरह भी नहीं कर सकते। उन्होंने जोड़ा, अगर तुम एक बार फिर ये पेपर लिखोगे और कोई हासिल होने वाले सपने के बारे में बात करोगे तो मैं तुम्हें बेहतर ग्रेड देने के बारे में सोचूंगी। लड़का घर गया और बहुत समय तक इस बारे में विचार करता रहा। उसने अपने पिता से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें इसके बारे में खुद ही सोचना होगा, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय होगा।
आखिरकार एक हफ्ते तक सोचने के बाद लड़के ने वही पेपर वापस जमा किया बिना कोई बदलाव किए। उसने कहा, आप अपनी दी हुई ग्रेड रख सकती हैं, मैं अपना सपना रखूंगा। मोंटी ने उपस्थित लोगों से कहा, मैं आपको इसकी कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप मेरे 4000 वर्ग फीट घर में बैठे हुए हैं जो एक 200 एकड़ घोड़ों के फार्म का हिस्सा है। वो स्कूल का पेपर मैंने आज भी आग जलाने की जगह के ऊपर फ्रेम करके लगा रखा है। उसने आगे कहा, सबसे अच्छी बात है कि मेरी वह टीचर 2 गर्मियों पहले 30 बच्चे को एक हफ्ते के लिए मेरे फार्म पर कैंपिंग करने लेकर आई थी। जब वो जा रही थी तो उन्होंने कहा, देखो मोंटी, आज मैं तुम्हें बता सकती हूँ, जब मैं तुम्हारी टीचर थी तब मैं सपने छीनने वाली हुआ करती थी। उन सालों में मैंने बहुत से बच्चों से उनके सपने छीन लिए। आज खुशी होती है देखकर कि तुमने अपने सपने नहीं छोड़े। किसी को अपने सपने छीनने ना दें, अपने दिल की सुने, चाहे जो भी हो। एंड्रयू कॉर्नेस की सफलता का कारण। उन्हें एक स्टील किंग कहा जाता था, मगर उन्हें स्टील बनाने के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। उनके पास सैकड़ों मुलाजिम काम करते थे जो उनसे कहीं ज़्यादा स्टील के बारे में जानते थे, मगर उन्हें लोगों को संभालना आता था और इसी वजह से वे अमीर बने। जब वे 10 साल के थे, उन्होंने खोजा कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक अहमियत देते हैं और उन्होंने इस खोज को लोगों के साथ जीतने के लिए इस्तेमाल किया। जब वह स्कॉटलैंड में छोटे थे, उन्होंने एक खरगोश लिया, एक मादा खरगोश जो माँ बनने वाली थी। जल्द ही उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश के बच्चे हो गए, पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मगर उन्हें एक कमाल का विचार आया। उन्होंने आसपास के लड़के लड़कियों से कहा कि वे अगर इन खरगोशों को खिलाने के लिए जाकर पास से लौंग और डैंडिलियन लाएंगे तो वे इनका नाम उनके नाम पर रख देंगे। प्लान जादू की तरह काम कर गया और कॉर्नेज यह कभी नहीं भूले। सालों बाद उन्होंने यह तरकीब अपने बिजनेस में लगाई और करोड़ों कमाए। जैसे कि वे पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील की रेलें बनाना चाह रहे थे। उस वक्त पेंसिल्वेनिया रेलरोड के अध्यक्ष श्री जे एडगर थॉमसन थे। इसीलिए एंड्रयू कॉर्नेज ने पिट्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल खोली और उसका नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। तो यहाँ है पहेली, देखिए अगर आप बूझ सके तो, जब पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील रेलों की जरूरत पड़ी तो क्या लगता है जे एडगर थॉमसन ने कहाँ से लिए होंगे? अपनी चिंताओं को जाने दे। एक मनोवैज्ञानिक कमरे में घूमकर वहां बैठे लोगों को अपनी चिंताओं पर काबू करने के बारे में सिखा रही थी। जब उसने पानी का एक गिलास उठाया तो लोगों ने सोचा वह पूछेगी वही सवाल कि गिलास आधा भरा हुआ है या खाली है, मगर चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने पूछा, ये पानी का गिलास कितना भारी है? जवाब आए 8 ग्राम से 20 ग्राम के बीच में। उसने जवाब दिया, इसका असली वजन मायने नहीं रखता, फर्क इससे पड़ता है कि मैं इसे कितनी देर पकड़े रहती हूँ। अगर मुझे इसे 1 मिनट पकड़ना है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुझे इसे 1 घंटे पकड़ कर रखना पड़े तो मेरा हाथ दुखने लगेगा। अगर मैं इसे 1 दिन पकड़ के रखूं तो मेरा हाथ सुन पड़ जाएगा और पंगु हो जाएगा। हर हालत में गिलास के वजन में फर्क नहीं आया, मगर जितनी देर मैंने इसे पकड़ कर रखा उतना ये भारी होता गया। उसने आगे कहा, जिंदगी में आने वाली चिंताएं और दुख भी इस पानी के गिलास की तरह है। इनके बारे में थोड़ी देर सोचिए और कुछ नहीं होगा। इनके बारे में कुछ ज़्यादा सोचेंगे तो ये दर्द पहुंचाने लगेंगे, और अगर आप इनके बारे में पूरे दिन सोचेंगे तो ये आपको पंगु बना देंगे, कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़रूरी है यह याद रखना कि आपको अपनी चिंताओं को जाने देना है। शाम को जितना जल्दी हो सके अपनी सभी चिंताओं को नीचे रख दे, उन्हें शाम से रात में ना ले जाए। गिलास को नीचे रखना याद रखिए। असली इम्तिहान। CIA में एक गुप्त घातक की जगह थी। सभी प्रशिक्षण, निरीक्षण, इंटरव्यू और इम्तिहान के बाद 3 लोगों को आखिरी चुनाव के लिए चुना गया, 2 आदमी और 1 औरत। आखिरी इम्तिहान के लिए CIA एजेंट्स ने एक आदमी को लिया और उसे एक बड़े दरवाजे के पास ले जाकर एक बंदूक थमा दी। हमें जानना है कि तुम हर हाल में हमारे निर्देश मानोगे, चाहे जो परिस्थिति हो। अंदर कमरे में एक कुर्सी पर तुम्हारी बीवी बैठी होगी, उसे मार डालो। उस आदमी ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं, मैं अपनी बीवी को कभी नहीं मार सकता। एजेंट ने कहा, फिर तुम हमारे काम के लिए सही आदमी नहीं हो। दूसरे आदमी को भी यही निर्देश दिए गए। वह बंदूक लेकर अंदर गया। 5 मिनट तक सब शांति थी। फिर वह आदमी बाहर आया और आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने कोशिश की मगर मैं अपनी बीवी को नहीं मार सकता। एजेंट ने कहा,
तुम में वो नहीं है जिसकी हमें जरूरत है, अपनी बीवी को लेकर घर जाओ। आखिरकार औरत की बारी आई। गोलियों की आवाज आई, एक के बाद एक। उन्होंने चीखने, तोड़फोड़ और दीवार पे पटके जाने की आवाज भी सुनी। चंद मिनटों बाद सब शांत था। दरवाजा खुला और वह औरत वहां खड़ी थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, इस बंदूक में नकली गोलियां भरी हुई है, मुझे उसे कुर्सी से पीट पीट कर मारना पड़ा। प्यार और पागलपन। बहुत समय पहले, जब दुनिया की संरचना होने से और मनुष्यों के कदम रखने से पहले अधर्म यहाँ घूम रहे थे और बोर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या करे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सारे अधर्म और धर्म इकट्ठे हुए और बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। अचानक चतुर को एक आइडिया आया, चलो लुक्का छुपी खेलते हैं। सबको यह आइडिया पसंद आया और पागलपन चिल्लाई, मैं गिनती गिनूंगी, मैं गिनती गिनूंगी। और क्योंकि कोई भी पागलपन को ढूंढने के लिए पागल नहीं था, सबने हाँ कर दी। पागलपन एक पेड़ के पास खड़े होकर गिनती गिनने लगी, 1 2 3। जब पागलपन गिन रही थी, धर्म और अधर्म छुपने चले गए। कोमलता ने खुद को चांद के सींग पर टांग लिया, कपट कचरे के ढेर में छुप गया, स्नेह बादलों के बीच जाकर छुप गई और जुनून धरती के बीच चला गया। झूठ ने कहा वो पत्थर के नीचे छुपेगा, मगर तालाब के नीचे जाकर छुप गया। लालच एक बोरी में घुसा और उसे फाड़ दिया। पागलपन गिनती रही, 79 80 81। अब तक सारे धर्म और अधर्म छुप चुके थे सिवाय प्यार के। जितना अनिश्चित प्यार है वो तय ही नहीं कर पाया उसे कहाँ छुपना है। और हमें भी इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्यार को छुपाना कितना मुश्किल होता है। पागलपन 95 96 97। जैसे ही पागलपन 100 पर पहुंची, प्यार लपक कर गुलाब की झाड़ी में छुप गया। पागलपन पलटी और चिल्लाई, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। पागलपन के पलटते ही आलस पकड़ी गई, क्योंकि आलस में छुपने की ताकत नहीं थी। फिर उसे चांद के सींग पर टंगी कोमलता दिख गई, तालाब के नीचे छिपा झूठ और धरती के बीच में छिपा जुनून भी। एक एक करके पागलपन को सब मिलते गए सिवाय प्यार के। प्यार के नहीं मिलने से पागलपन विचलित हो रही थी। प्यार से जलकर जलन ने पागलपन के कान में फुसफुसाया, तुम्हें अब सिर्फ प्यार को ढूंढना है और प्यार गुलाब की झाड़ी में छिपा हुआ है। पागलपन ने एक कांटेदार पंजा उठाया और बेरहमी से गुलाब की झाड़ी पर मारने लगी। पागलपन मारती रही जब तक कि उसे एक दिल दहलाने वाली चीख ने रोक नहीं दिया। प्यार गुलाब की झाड़ी से निकला, अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए हुए। उसकी उंगलियों के बीच से उसकी आंखों से निकलता हुआ खून बह रहा था। प्यार को ढूंढने के अपने जोश में पागलपन ने पंजे से प्यार की आंखें फोड़ दी थी। पागलपन चिल्लाई, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें अंधा कर दिया, अब मैं इसे कैसे ठीक करूं। प्यार ने जवाब दिया, तुम मेरी आंखें ठीक नहीं कर सकती, मगर अगर तुम चाहो तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरी मार्गदर्शक बनकर। इसीलिए उस दिन से प्यार अंधा है और हमेशा पागलपन के साथ पाया जाता है।